नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं कमलेश शाह जी। नमस्ते सर, वेलकम टू आईबीटीवी। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते सर। तो सर पहले मार्केट देख लेते हैं। आज ऊपर है। दिन में हमने देखा था बाजार थोड़ा सा लाइट डाउन था, लेकिन आई जी। थिंक कि जो खबर आई है रेपो रेट को थोड़ा बाय 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया है, उसके बाद हमने मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है। तो इस वक्त सेंसेक्स इज एट 85,739, 474 पॉइंट्स अप। और निफ्टी 26,192 पे है, 158 पॉइंट्स अप। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स है दिस आवर इंटरग्लोब एविएशन। 1 minute, sir. I'm just updating my list. Most active stock: Interglobe Aviation, Infosys, Bajaj Finance, SBI, and HDFC Bank. Top five gainers: Shriram Finance, Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Hindalco, and HCL Tech. Top five losers: Interglobe Aviation, Sun Pharma, Trent, TMPV, and Nestle. तो जैसे मैंने कहा कि आज रेपो रेट जो है वो रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा अगर हम मार्केट में देखें तो मिड कैप फंड्स जो है, कई योजनाओं ने पिछले 5 वर्षों में 25 से 30% वार्षिक रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप फंड्स जो है, उसमें भी काफी उतार चढ़ाव जारी है। म्यूचुअल फंड्स अक्टूबर में बढ़े। मेरा स्मॉल कैप फंड्स में निवेश घटा है। बाजार और फंड्स के बारे में देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स जो हैं, वो काफी लोकप्रिय हो रहे हैं लोगों में। स्मॉल कैप फंड्स का एयूएम 3.73 ट्रिलियन है। मिड कैप फंड्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड जो है बेहतर प्रदर्शन किया है। इंटरनेशनल मार्केट देखें तो डाउ जोन्स जो है वो स्लाइटली लोअर है बाय 31 पॉइंट्स। नेस्डैक जो है पॉजिटिव मोमेंटम है। ग्लोबली बात करें तो यूएस मार्केट्स फ्लैट क्लोज हुए थे और इन्वेस्टर्स जो हैं वो फेडरल रिजर्व के रेट कट का वेट कर रहे हैं। एशियन इक्विटीज जो है दे ओपन वीक टुडे। सेक्टर ट्रेंड्स देखें तो मेटल्स, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स ने वीकनेस दिखाई अर्लियर दिस वीक। और आईटी स्टॉक्स जो है वो काफी स्टेडी रहे। तो कमलेश जी, आप क्या कहेंगे मार्केट के बारे में? व्हाट आर योर व्यूज, योर कमेंट्स, योर एनालिसिस ऑन द मार्केट टुडे? प्रिया जी, आपने जो बताया ना कि 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कम हुआ हम्म। और थोड़ी उसकी एक पॉजिटिव हम्म। इम्पैक्ट मार्केट को दिखने को मिली और मार्केट थोड़ा बढ़ा हम्म। हुआ है। लेकिन ये एक मोमेंटम है, ये कोई एक हम्म। दिशा निर्देश, नया डायरेक्शन, नया ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। और अभी भी जब तक प्रिया जी मैं मानता हूँ कि हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टैरिफ का जो इश्यू हम्म। है वो खत्म नहीं होता है और जी। जियो पॉलिटिकल टेंशन वो भी, जैसे हम सब जानते हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 2 दिन भारत की यात्रा पे है। आज भी हम्म। प्रधानमंत्री जी के साथ उनके शिखर सम्मेलन हो रहा है और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि रसिया के साथ बड़ी मात्रा में इस बार समझौते होंगे और वो समझौते अनेक क्षेत्रों में होंगे। जैसे हम ऑयल हम्म। इंपोर्ट करते हैं, ऑयल प्रोडक्ट करते हैं, वैसे भारत की हम्म। ओर से भी अनेक प्रकार हम्म। के निकास के लिए सौदे हो गया, ऐसा हम लोग सब उम्मीद रखते हैं। तो मार्केट का हम्म। ये जो मोमेंटम अभी है ना, वो एक आज के दिन के लिए हम मानते हैं। बाकी मैं जो हमेशा कहता हूँ वो फिर से मैं रिपीट करूंगा, अभी भी हम्म। कुछ दौर तक मार्केट इस तरह से नैरो रेंज में रहेगा। जी। सर, क्या ऐसा कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट इज इन अ वेट एंड वॉच मोड? या जी, वेट एंड वॉच मूड में भी कह सकते हैं और साथ में ये भी कह सकते हैं कि हम्म। वर्तमान जो स्थिति है एज ऑफ टुडे, हम्म। तो इस स्थिति हम्म। में मार्केट में कोई बड़ा उछाल आ जाए वैसी कोई हम्म। संभावना नहीं है। आने वाला हम्म। जो नया साल 2026, उसमें भी मैं हम्म। मानता हूँ मोर और लेस सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि 26 में भी कोई मैं बड़ी रिटर्न की मार्केट से उम्मीद नहीं करता हूँ। जो जी। हमने 2024 में देखा या शुरुआत में हम्म। 25 में देखा। लेकिन एक एवरेज रिटर्न्स में रहेगा मार्केट में। हम्म। जब तक ये बड़े इश्यूज जो है उसमें कोई हम्म। समाधान नहीं मिलता ना, तब तक लगता है कि मार्केट से बड़ी उम्मीद हम नहीं रख सकते। एंड दैट इज वाई जी। तभी से कि ये मार्केट में अगर आप निवेश हम्म। करते हो तो एक लंबे अवधि के लिए कीजिए, क्योंकि मार्केट हम्म। वो सारे जी। लंबे अवधि के अंदर जितने भी जर्क होते हैं, अप्स एंड डाउन्स हम्म। होते हैं, उसको मार्केट बैर कर लेती है और उससे फिर वो बाहर निकल के ग्रो करती है। जी।
सर ये जो रेपो रेट रिड्यूस हुआ है उससे किस किन किन को फायदा हो सकता है? प्रिया जी देखिए, सिंपल बात यह है, रेपो रेट जब कम होता है तो हम्म। सबसे पहले फायदा तो बोरोअर्स कंज्यूमर्सों को होते हैं। छोटे छोटे जो हम्म। बोरोअर्स है, यानी जिनके हम्म। हाउसिंग लोन ले लीजिए कि हम्म। पर्सनल लोन व्हीकल है, तो उनके ईएमआई में थोड़ी उनको फर्क पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को होता है, क्योंकि अब हम्म। उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, बैंकों के इंटरेस्ट रेट थोड़े कम हो गए, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हम्म। लिए भी ये एक प्रकार का प्रोत्साहन है, वन काइंड ऑफ बूस्ट है, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इट्स अ गुड हम्म। फॉर द रिटेल कंज्यूमर एज वेल एज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोथ। जी। आ, सर आगे बात करते हैं। रुपी जो है वो हमने देखा कल इट वाज वीक और इट हिट रिकॉर्ड लो अराउंड 90। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट कैन आरबीआई डू टू फर्दर स्टॉप इट फ्रॉम फर्दर रिडक्शन? यस प्रिया जी, मैं एक बात यहाँ थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। इफ यू रिकलेक्ट, जी। 2025 के शुरुआत में जब हम आपने कहा डॉलर था कहाँ जी। होगा वो हम जरा प्रोजेक्ट कर रहे थे, तभी 85-86 डॉलर चल रहा था। और तब मेरा हम्म। एक आध एपिसोड देखिए, उसमें मैंने कहा था कि 2025 में शायद हम 90 रुपया डॉलर का रेट चेक कर सकते हैं। ये हम्म। शुरुआत की अगर आप एपिसोड देखेंगे समवेयर इन हम्म। जनवरी फरवरी में, तो शायद मैं ये कह सकता हूँ, मुझे खुशी है कि हम्म। जब मैं यूएस का हम्म। आकलन कर रहा था, कुछ हम्म। उसी दिशा में डॉलर आगे बढ़ा हुआ है। और हम्म। ये एक जो साइन है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर कंपेयरिंग विद द रूपी थोड़ा महंगा हुआ है, हमारे पर इम्पैक्ट है निश्चित रूप से। और दुनिया के अनेक देशों के साथ भी वही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उनकी अपनी करेंसी थोड़ी वीक हुई है। उसके पीछे के बहुत से कारण है प्रिया जी, एक ही कारण हम्म। नहीं है। लेकिन मैं जरा ये देखना चाहता था कि किस तरह से हमारे कंट्री के ऊपर उसकी इम्पैक्ट हुई है। देखिए, हम्म। हम जब बहुत सारी चीजों की तुलना पिछले 10 साल से करते हैं ना, एक डिकेड जी। एक अच्छा पैरामीटर होता है कोई भी चीज को हम्म। मेजर करने के लिए। तो 2014 में भारत में नई सरकार आई, हम्म। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी अपनी, और तब से लेकर आज तक बहुत सारे रिफॉर्म्स, मैं हम्म। कहूँगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी काफी हुए। अब प्रधानमंत्री जी ने जब ये देश का नेतृत्व संभाला, उस समय पे डॉलर वॉज समवेयर बिटवीन 58-59, हम्म। और 2015 के आसपास भी हमने 60 रुपया का देखा था। अब 2015 में जो 60 रुपया था वो आज अब 90 रुपया हुआ। तो हम ये कह हम्म। सकते हैं कि पिछले 10 बरस में डॉलर हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्ग बाय 50%। हम्म। तो ये एक मेरे लिए द इश्यू है, इश्यू ऑफ कंसर्न है, क्योंकि क्या होगा, हम्म। जिस प्रकार से रुपी कंपैरेटिवली जो ग्रो होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, डॉलर ग्रो हम्म। कर गया है ये। तो आने वाले दिनों के अंदर है ना, मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि भारत सरकार इसके ऊपर कोई अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी में हम्म। भी आपको बदलाव दिखेगा। और उसका हम्म। एक एक कारण ये रुपी स्ट्रांग अपना कैसे होगा, तो एक तो हम्म। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन अर्निंग अपना जी। बढ़ेगा, तो ये मैं मानता हूँ कि भारत सरकार उस दिशा में कुछ कदम उठाएगी, ताकि भारत का एक्सपोर्ट का व्यापार पूरी दुनिया में फैले, बड़ा हो। तो ये एक चीज मैं पहले कहना चाहता था। दूसरा, डॉलर इस समय पे जो स्ट्रांग हुआ है उसमें एक कारण तो मैं ये मानता हूँ प्रमुख रूप से कि पिछले हम्म। कई दिनों में एफपीआई ने लगातार सेल किया हुआ है। और हम्म। वो जो सेल होता है वो पैसा रिपैट्रिएट होता है। जब रिपैट्रिएट होता है तो डॉलर की मांग वैसे ही बढ़ेगी, क्योंकि दे रेमिट द मनी इन यूएस डॉलर। तो उस हम्म। स्थिति में एफपीआई का जो सेल है वो भी एक कारण मैं मानता हूँ। हम्म। दूसरा एक कारण यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अब तक जो अपना ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, और इसकी वजह से यूएस के ऊपर अपने जो एक्सपोर्ट्स होते थे उसकी इम्पैक्ट आई हम्म। हुई है। तो हमारा यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी साइन होगा, ऐसा हम सब हम्म। उम्मीद करते हैं। मैंने पहले भी कहा था लास्ट अपने डिबेट में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ईयर एंड तक हो जाना चाहिए, दिसंबर तक। तो ये ऐसे दो जी। तीन प्रमुख कारण है
कि जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हुआ है। और डॉलर स्ट्रांग होने के साथ अपनी दूसरी चिंता क्या होती है कि हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ता है। आज भी हमारा 85% करीबन ऑयल का हम इम्पोर्ट करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों से। तो ये डॉलर का जो महंगा होना, उसकी इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं होती है। लेकिन प्रिया जी, इसके साथ साथ मैंने आज हम इसके ऊपर बात करें आरबीआई के पॉलिसी की, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का भी एक वक्तव्य रहा है कि भारत सरकार ये पर्टिकुलरली ट्रेड वॉर जो चल रहा है यूएस के साथ, वो एक विषय, और दूसरा डॉलर। फिर भी पिछले क्वार्टर 2 में हमारा जीडीपी वॉज ग्रोन बाय 8.2%। और इस बार ईयर 2026 के लिए द प्रोजेक्शन इज गिवन टू अ 7.3% बाय आरबीआई। और फिच एक जो रेटिंग एजेंसी है, उनका तो अपना 25-26 के लिए जीडीपी 7.4% है। उसका ये एक मीनिंग मैं करता हूँ कि भारत की अपनी इकोनॉमी, जब हम पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ तुलना करते हैं, तो वो सुदृढ़ है, स्टेबल है। और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आने वाले ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और नया बजट जो होगा, उसमें एक्सपोर्ट को बड़ी मात्रा में बढ़ावा मिले, ऐसा कुछ कदम सरकार उठाएगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी। अब सेठी सर, आपके सवाल। सवाल तो है बैंकिंग के बारे में। अभी क्या लग रहा है कि बैंकिंग की एक बड़ी न्यूज़ आई थी कि इसमें एफडीआई बढ़ेगा 3-4 महीने पहले। और अभी कल उसका आया, गवर्नमेंट ने बोला कि वो नहीं बढ़ेगा। फॉरेन जो स्टेक है, एफआईआई का स्टेक नहीं बढ़ेगा। तो इससे काफ़ी कंफ्यूजन है कि ये जो इतना घपला हुआ है, उसमें जरूर है कुछ लोगों ने फायदा उठाया उसका। तो आपको क्या, आपके विचार हैं, आपको क्या लगता है कि ये होगा कि नहीं देखिए होगा, या क्यों नहीं हुआ, उसकी क्या कारण है? देखिए जी, अ, मैं भी ये चीज के ऊपर मेरा ध्यान है, और मैं भी उसको बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था। अ, आपने ये बताया बराबर है कि सरकार ने फिलहाल कहा है कि उसमें सेक्टोरल कैप जो है वो बढ़ेगा नहीं इसके ऊपर। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत सरकार की पहले जो प्राथमिकता है ना, मैंने आज भी एक आर्टिकल देखा हुआ है कि 2027 2027 तक भारत सरकार चाहती है कि भारत में 4 या मैक्सिमम 5 5 ही पीएसयू हम्म। बैंक रहेंगे। और वो कंसोलिडेशन मर्जर जो कर रहे हैं, उसके पीछे के 2-3 कारण मुझे लग रहे हैं। एक सबसे बड़ा ये होता है, जैसे हम कहते हैं साइज मैटर्स। जब 2 या 3 बैंक मर्ज हो जाती है, तो स्वाभाविक पड़े उनकी साइज बड़ी हो जाती है, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस कहिए, इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स कहिए, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो कहिए, नेटवर्क कहिए, प्रोडक्ट कहिए, तो उसकी स्ट्रेंथ बड़ी हो जाती है। तो भारत सरकार का फोकस फिलहाल जो है ना, वो भारत में 4 से 5 बड़ी बैंक क्रिएट करना है, जो ग्लोबल लेवल पे दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल ग्लोबल बैंकों के साथ कंपटीशन कर सके। तो मैं ये मानता हूँ पहले भारत सरकार का ध्यान इसके ऊपर है। नंबर 2, कि आज भी कुछ बैंकों के जो एनपीए के फिगर हो, लॉसेस के फिगर हो, तो उनको पूरा उनका रिस्ट्रक्चरिंग एक बार हो जाए, उनके एनपीए को किस तरह से कंट्रोल किए जाए। एनपीए को जैसे मैंने कहा ना, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑप्शन है, तो वैसे ऑप्शंस के माध्यम से भी किस तरह से बैंकों की अपनी बैलेंस शीट को क्लीन किया जाए, इस प्रकार के चीजों के ऊपर भारत सरकार का ध्यान है। और अभी नहीं तो भी मुझे आगे ऐसा लग रहा है, शायद ये वर्तमान स्थिति एक उचित समय सरकार को न लगा हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि जब ये मर्जर एंड अमलगमेशन की प्रोसेस समवेयर इन 2027 खत्म होगी ना, तो उस समय में एफपीआई रूट से भी और एफडीआई रूट से भी बैंकों में निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी, उसकी लिमिट बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल भले ही उन्होंने टाल दिया हो, लेकिन ये जो मैंने बताया
रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैंक जब तक होगा नहीं, शायद इसके लिए 1-1.5 साल और रुकना पड़े। और अभी पुतिन साहब का वो क्या लगता है, क्या बातचीत हुई होगी और क्या उसका अर्थ निकलेगा, मीनिंग इन्वेस्टरों के लिए और बिजनेसमैन के लिए? जी सटी सर, मैं उन्होंने उन्होंने टैरिफ के बारे में बात की है, कुछ टैरिफ के बारे में भी कुछ हिंट दिया है कि हाँ टैरिफ से हाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या है या टैरिफ की वजह से जो नुकसान होगा वो भरने को तैयार है। तो मुझे कि लगा ऐसा कुछ है। ऐसी लाउड थिंकिंग है, ये सब करने के लिए तो पर्सनली आए मिलने को, नहीं तो ऑफिशियली कर देते थे कुछ भी। तो कोई खास बात होने वाली है। सेठी जी, हम इसके ऊपर बात करें ना, मुझे प्रिया जी का जो एक सवाल था, तो मैं सोचता था उसके भी कुछ 2-3 पॉइंट मुझे लगता है ऐड कर देना चाहिए, तो जरा वो बात कर ले कि आज जो यूएस डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हुआ, 90, हाई तो मैंने 90.43 तक देखा था पिछले 2-4 दिनों में। तो एक ये कर रही है भारत सरकार कि डॉलर रुपी स्वैप का डील कर रही है 3 साल के लिए, 500 करोड़ अमाउंट तक का। तो 500 करोड़ डॉलर की लिक्विडिटी भारत सरकार के पास आएगी, और वो 2-3 साल के अंदर डॉलर का सप्लाई जब मार्केट में बढ़ेगा ना, तो स्वाभाविक रूप से डॉलर का रेट थोड़ा नीचे आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है। दूसरा ये हुआ है कि मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं उसको आरबीआई के लैंग्वेज में, तो वो 1 लाख करोड़ रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाईबैक करने वाली है। जब रिजर्व बैंक बाईबैक कर लेगी बॉन्ड, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपया और आएगा, तो लिक्विडिटी काफी अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। तो उस प्रकार से आने वाले दिनों में मार्केट में लिक्विडिटी पर्याप्त बनी रहे, भरपूर मात्रा में रहे, और साथ साथ डॉलर के रेट को भी कंट्रोल करे, इसके ऊपर आरबीआई ने बात की। उन्होंने एक बात और भी कही, इन्फ्लेशन जो है, विशेष करके सीपीआई कंज्यूमर इंडेक्स, वो 2026 का डेटा आ गया है 2% का। 2%, उनका थ्रेशोल्ड इस बार 3% के नीचे ही था। हम्म। तो 2026 का ईयर एंड जो होगा ना, इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक रहेगा। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो अभी 686 बिलियन डॉलर का है। मैं मानता हूँ ऑन एन एवरेज वो 700 बिलियन डॉलर का रहता था। पिछले 1-2-1.5 महीने में एफपीआई की बड़ी मात्रा में मार्केट में सेल किया है, तो रिपाट्रिएशन हुआ है। पर जनवरी में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है प्रिया जी, जनवरी में मोस्ट ऑफ दी ग्लोबल फंड्स जो इंडिया में कुछ एफआईआई करके भी रजिस्टर्ड है, तो वो लोग अपना फंड अलोकेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी करते हैं। तो भारत में जो अपना फंड अलोकेट किया होगा उसका निवेश आना चालू होगा, तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी बढ़ेगा। तो हम्म। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वार्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी, ऐसा मैं कह सकता हम्म। हूँ। और अब जो सिटी सर ने बात की ना, तो बिल्कुल सिटी जी, मैं आर्टिकल्स भी देख रहा था, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको फॉलो कर रहा हूँ मैं। और ये एक बात निश्चिंत है कि प्रेसिडेंट पुतिन की ये जो मुलाकात है ना, वो एकदम सफल रहेगी भारत के लिए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और अनेक क्षेत्रों के ऊपर समझौते साइन होंगे। उनके भी बड़ी एक डेलीगेशन साथ में वो लेके आए हैं, उनके भी बड़े मैं इम्पोर्टेंट, अपन जैसे मिनिस्ट्री कहते हैं, वो विभाग के मंत्री भी साथ में आए हुए हैं। उनका डेलीगेशन के साथ भारतीय डेलीगेशन अनेक क्षेत्रों में करार करेंगे। एक मात्र ऑयल या डिफेंस में ही नहीं होगा, एनर्जी के ऊपर भी होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में होगा। भारत के अपने जो एक्सपोर्ट्स है, जिसमें वो टेक्सटाइल कह दीजिए, आप उसको इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स कह दीजिए, ऐसे अनेक प्रकार के समझौते इस पर्टिकुलर विजिट में होगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिलहाल जो रशिया के साथ करीबन 68 बिलियन डॉलर का ट्रेड है ना, मैं मानता हूं कि अगले साल वो 75 बिलियन डॉलर की लिमिट क्रॉस करेगा। 2030 का तो प्रोजेक्शन उन्होंने किया ही है, टू क्रॉस द 100 बिलियन डॉलर। और आपने ये बात जो कही, ये टॉक्स के जो मैं मीडिया से सुन रहा था ना, तो एक बात यह है कि विश्व को एक बहुत अच्छा संदेश या खुशखबरी मिल सकती है। मैं ऐसा मानता हूं इसमें कि शायद
यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है ना, वो युद्ध विराम की दिशा में भी कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और भारत के साथ वैसे भी पिछले 70 वर्षों से रसिया एक हमेशा भारत का अच्छा साथी मित्र राष्ट्र रहा है। वही वही परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2026 में रसिया के साथ अपना व्यापार बढ़ेगा, डिफेंस के मामलों में भी समझौता होगा। भारत की अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये पुतिन साहब की विजिट जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इसमें बहुत आशावादी हूँ। अ, सर अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, तो उस पे भी ये विजिट में कहा गया है कि वो पीस की तरफ जाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये युद्ध और भी खींचेगा, या वील सी एन एंड टू इट समटाइम नेक्स्ट ईयर? हाँ प्रिया जी, मैंने जो अभी ये कहा ना कि प्रधानमंत्री हम्म। जी ने भी जो बातचीत की उनसे, और हम्म। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व शांति की ओर देख रहा है, और हम्म। पूरे विश्व के लिए शांति कायम होना, बहाल होना बहुत जरूरी हम्म। है। और प्रधानमंत्री जी की आपने देखा होगा कि पहले प्रेसिडेंट जेलेंस्की से ही बात हुई है। प्रधानमंत्री हम्म। यूक्रेन की भी दौरा करके आए थे। और जी। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से कुछ बातचीतों में संदेश मिले हैं ना, तो हम्म। शायद मुझे लगता है कि युद्ध विराम की दिशा में हम्म। यूक्रेन और रशिया, मुझे लगता है वो दोनों देश आगे बढ़ेंगे। और हम्म। कहीं ना कहीं ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि हम्म। कुछ नजदीक, शायद ये एक दिन में ना हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक हम्म। एक 1.5 महीने के अंदर इसके हम्म। ऊपर कोई बड़ा समझौता हो जाए, और विश्व जितनी पिछले 3 साल से प्रतीक्षा कर रही है, हम्म। वो युद्ध का एक अंत जी। हो। जी। सर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से ऑन द मार्केट बिफोर वी वाइंड अप? प्रिया जी, मुझे एक दो चीज ये कहना था खाली, मार्केट के लिए कुछ डेटा मैं हम्म। लाया हुआ था। तो ये था कि एनएससी की जो मार्केट साइज है इज 467.61 लाख करोड़ है। बीएससी की 469.86 लाख करोड़ है। अगर आप हम्म। ये डेटा से देखें तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की ग्लोबल सिचुएशन कुछ भी हो, जियो हम्म। पॉलिटिकल टेंशन कुछ भी हो, लेकिन हम्म। भारत में मार्केट में जो एक्टिविटी हो रही है वो बड़े बड़े मात्रा में हो रही है। और हम्म। इसमें डेफिनेटली एफपीआई भी है। तो हम्म। भारत के स्टॉक एक्सचेंज आप देखें ना, तो मैं कहूँगा काफी सुदृढ़ है। दूसरा मुझे ये कहना है कि हमारे यहाँ जो है ना, मैंने हम्म। सितंबर के बाद हाफ ईयरली हम्म। और क्वार्टरली के जो रिजल्ट कुछ कॉर्पोरेट के देखे ना, वो हम्म। काफी काफी अच्छे देखे मैंने। और ये हम्म। अनिश्चितता का दौर में एक डेटा ये भी आया है कि दुनिया के हम्म। सेंट्रल बैंकों ने हम्म। ये साल में अक्टूबर तक 254 टन का गोल्ड खरीद किया हुआ है। तो ये सारी हम्म। चीजें दिखा रही है कि पॉलिटिकल टेंशन होते हुए भी इकोनॉमी हम्म। अपनी तरह चल रही है। जी बिल्कुल सही। तो सर थैंक यू सो मच, आज अच्छी चर्चा रही, हमने बहुत सारे विषय पे बात की आपके साथ। तो नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते कमलेश जी, नमस्ते सेठी सर, नमस्ते। नमस्ते।